Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today, what we studied in the last lecture, if you have any question in your mind, you can ask. Otherwise, we are going to start today's lecture. It's week number 4, person of unsound mind. Now, to understand the person of unsound mind, you need to understand who is a sound-minded person. A sound-minded is a person who is able to understand the nature of a contract. आसान भाषा में साउंड माइंड पर्सन वो पर्सन है, वो शख्स है जो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो बंदों के दरमियान अगर हो रहा है, मतलब उनके दरमियान और किसी और के दरमियान हो रहा है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को सही तरीके से समझ पा सकें. सो अ साउंड माइंडेड पर्सन इज द वन हु अंडरस्टैंड्स the nature of the agreement or contract. So if you have understand the person who is of sound mind, right now you can easily understand the one who is of unsound mind. So unsound-minded person is the one who does not understand the nature of a contract, right? So unsound-minded person वो शख्स है जो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से वो जज नहीं कर सकता हो, right? He does not or she does not understand whether it is profitable for him or her or not, right? So the person who is capable of understanding the nature of the contract is called sound-minded person, and the one who does not understand the nature of the contract, that person can be called unsound-minded person. इसका अगर हम दूसरे जो सेक्शन 12 में हैं, as per your book, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interests. इसमें भी इन्होंने यही बात की है कि वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझे और ऐसे रैशनल जजमेंट का मतलब ये है कि वो एक मंतक बेस, एक लॉजिक बेस डिसीजन ले जो कि उनके इंटरेस्ट में हो. इस तरह का वो जब डिसीजन लेता हो तो वो साउंड माइंडेड पर्सन है. अदर टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स. मतलब वो शख्स या वो अशखास जो कि डिस्क्वालिफाइड है and they cannot enter into a contract. Disqualified persons में कौन कौन से है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर उनके हर एक के अपने कानून होते हैं, कंपनीज के भी अपने कानून होते हैं, अगर उनके कानून में, चूंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये है कि उनका एक ऑनर नहीं होता है, जिस तरह आई oftenly discussed with you people कि कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और जिनके पास शेयर होता है वो कंपनी का एक हिस्से का ऑनर होता है. तो इसमें यह है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर उनके कानून में ये ना हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. मींस कि उनके कानून में ये चीज़ नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, राइट? अगर उसमें हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, देन विल एंड गुड उसमें वो एंटर
हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक पर्सन, डिप्लोमेटिक पर्सन वो शख्स होता है, ये एक एजेंट होता है दूसरी कंट्री की तरफ से। से अगर फॉर एग्जांपल यूएसए से, यूके से कोई भी शख्स हो, वो डिप्लोमेट हो, इधर आता है और किसी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स में है उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह मेन ये है कि चूंकि उनके पास जो पासपोर्ट होता है और हर कंट्री में NIC जिस तरह हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, तो पाकिस्तान में जितने भी कानून बनते हैं वो लागू होते हैं उनके शहरियों पर। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल वी लिव इन पाकिस्तान, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे बनाए जाते हैं वो हम पे इम्प्लीमेंटेबल है, ना कि कोई दूसरा शख्स आए और मतलब इधर वो रहे कुछ अरसे के लिए और फिर चला जाए। तो उनके पास तो पासपोर्ट और उनका जो कार्ड है, नेशनल कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो तो किसी दूसरे मुल्क का है, तो उस पर पाकिस्तान के वो कानून फिर लागू नहीं होते। थर्ड डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या है? द वन सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। ये भी डिप्लोमेट तो जाना पहचाना होता है, एलियन ये होता है कि वो किसी फॉरेन कंट्री का हो, मतलब आम शख्स कोई आए और इधर रिहाइश पजीर हो जाए तो वो भी एलियन समझा जाता है। और एलियन एनिमी, इसका मतलब ये है कि कोई चूंकि स्टेट के लिहाज से अगर कोई फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करता है कि ये हमारा एनिमी स्टेट है और वो उस कंट्री से एक शख्स आए और इधर किसी के साथ वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, सो you cannot enter into a contract with that person because he's of alien country enemy. इसमें यह है कि हम ये कह सकते हैं alien whose country is at peace with Pakistan is an alien friend। देखिए alien enemy भी है और alien friend भी है, तो alien friend जो है वो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। Other disqualified person is the insolvent। insolvent वो है, वो शख्स है जिन्होंने पहले कोई कर्ज लिया हो और उनको अभी वो पे नहीं कर सकता। He or she is not able to repay the loan that he she took sometimes ago। तो उस शख्स के साथ जो है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। अदर पर्सन who is a disqualified person is convict। convict वो शख्स है जो कि अदालत की तरफ से मतलब कानून अदालतों ने उनको किसी एक ख़ास उसमें कन्विक्ट डिक्लेयर किया हो कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, इसकी वजह से ये अभी कन्विक्ट हो चुका है और मतलब उसके साथ फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह भी हमारे मुल्क में भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो भी अदालतों से कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड मुजरिम है, ठीक है, तो उनके साथ जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ही इज़ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। Moving forward to another topic, that is free consent। What is a free consent? It is an act of accepting to an offer freely। मतलब आप पे कोई दबाव नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास गुड्स है, ये मैं आप पे बेचना चाहता हूँ, आप विलिंगली मेरे ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट, जो कि कानूनन आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। एक फ्री कंसेंट देना ये कानून में है और उनको मतलब बरक्स
आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इलियास को इन्फोर्स करूं कि नहीं आपने मुझसे जो है इतने इतने गुड्स खरीदने हैं और आप अगर नहीं खरीदेंगे तो मैं ये करूंगा. दिस इज नॉट फेयर एंड दिस इज नॉट इन द लॉ. इन द लॉ व्हाट वी हैव इट्स द फ्री कंसेंट. अगर कोई विलिंग है वेल एंड गुड, आप ऑफर दें, वो एक्सेप्ट करें, इट्स ओके. बट अगर आप इन्फोर्स करें उनको, इट इज़ टोटली अगेंस्ट लॉ एंड ही और शी माइट बी पनिश्ड फॉर दिस एक्ट. अच्छा, फ्री कंसेंट के बरक्स हमारे कोअर्जन है. कोअर्जन में व्हाट इज दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग अनदर पार्टी टू एक्ट इन एन इनवॉलंटरी मैनर बाय यूज ऑफ थ्रेट्स और फोर्स. कोअर्जन इसको कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो फ्री कंसेंट इलियास ने मुझे दी है, लेकिन अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं आप वो विलिंग नहीं है और मैं उनको इन्फोर्स करता हूँ या थ्रेट करता हूँ कि मैं अगर आप ये नहीं किए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो भी डर जाता है और वो खौफ की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है. सो दिस इज कॉल्ड कोअर्जन एंड कोअर्जन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर लॉ. अच्छा, नेचर ऑफ कोअर्जन क्या है? इसमें कमिट और थ्रेट टू कमिट कोअर्जन, इसमें यह है कि आप किसी को थ्रेट देते हैं या आप प्लान करते हैं कि मैं इनको थ्रेट करूंगा और ये जो है इन्होंने खामखा इस एग्रीमेंट में इंटर होना है. सो ये भी कोअर्जन का एक टाइप है. थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी. थ्रेट टू डिटेन का प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि if a person unlawfully detains or threatens to detain the property of another person to compel him to enter into an agreement, the agreement is voidable at the option of aggrieved party. आसान भाषा में इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप उसको बता देते हैं, ठीक है. सो थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी इसमें यह है कि आप किसी को थ्रेट करते हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को, आपके घर को, आपकी गाड़ी को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, आपने जो है मेरी इस बातों को मानना है, मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो इसमें यह है कि दिस इज द नेचर ऑफ द कोअर्जन, ठीक है. एक तो कमिट और थ्रेट टू कमिट. सो थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी, it's also one of the nature of coercions. Threat to third party. Threat to third party का मतलब यह है कि आप से दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट होने जा रही है और थर्ड पार्टी जो है उसमें मतलब बतौर एन एजेंट वो दोनों को उन्होंने मिलाया है और वो कहते हैं कि दोनों को हमने मिलाया और हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. अभी उसमें से, इन दोनों में से एक शख्स उस थर्ड पार्टी को थ्रेट करता है कि देखिए आप जो हैं ये जो जिस बंदे के साथ अभी मेरी एग्रीमेंट होने जा रही है, इसको आपने खामखा मेरे साथ इस बात पे उनकी डीलिंग फिक्स करवानी है. मतलब एक चीज़ अगर 4 की मार्केट में है और आप उन्हें थर्ड पार्टी को कहते हैं कि नहीं, उनको ये जो जिनके साथ मेरी अभी एग्रीमेंट होने वाली है उसको आप जो है 5 रुपए पे ये चीज़ मेरी भिजवाएं, उसको आप थ्रेट देते हैं. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द नेचर्स ऑफ द कोअर्जन और आप ये नहीं कर सकते. इन्फोर्समेंट ऑफ पीपीसी. पीपीसी का मतलब है पाकिस्तान पीनल कोड. ये कानून है, उनके बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं और पाकिस्तान पीनल कोड इन्फोर्समेंट ऑफ पीपीसी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो तो उस पर ये लागू होता है. और एक बहुत बड़ा कानून है कि जब भी आप
اس میں کسی میں مطلب آپ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں کنٹریکٹ میں بزنس کی دنیا میں، تو ان کی کافی ساری شکیں ہیں جو کہ اپلیکیبل ہیں. لیکن یہ ایک بات ضروری ہے کہ پی پی سی جو ہے پاکستان پینل کوڈ، وہ صرف اور صرف ود ان پاکستان وہ افیکٹو ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی دوسرا شخص ہو، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی ایلین آئے یا کوئی ایمبیسیڈر آئیں، ڈپلومیٹ آئیں، تو اس پہ یہ قانون اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے اور اسے ایگزمپشن حاصل ہے ان کو. This was all for today. If you have any question,